दान की समस्या और उद्देश्य के बारे में आज हम पढ़ेंगे। प्रेमचंद की लिखी हुई उपन्यास गोदान। प्रेमचंद एक ऐसे भारतीय उपन्यासकार हैं जिन्होंने उपन्यासों का उपयोग समाज और जीवन की आलोचना के लिए किया है। उन्होंने अपने उपन्यास में उन समस्याओं को चित्रित किया जो वर्तमान युग से जुड़ी हुई है, जिन्हें हर व्यक्ति अनुभव करता है। प्रेमचंद एक ऐसे समाज का निर्माण करना अनुभव करते हैं जिसमें जाति पाति, ऊंच नीच, भेदभाव, अभिशाप से मानवता पीड़ित ना हो, किसी प्रकार का शोषण ना हो, आदमी की पहचान संपत्ति और जाति के पैमाने से ना हो। गोदान में उनका यही उद्देश्य है कि कृषक जीवन की समस्याओं का चित्रण करना, उसके शोषण का चित्र प्रस्तुत करना और उनकी दीनहीन स्थिति से समाज को परिचित कराना। किसान का शोषण कौन करता है और उसका शोषण कितने मुहाने पर होता है, और इस शोषण के लिए समाज के लिए कौन लोग उत्तरदायी हैं, इसका सजीव चित्रण गोदान में किया गया। उपन्यास मनोरंजन की वस्तु नहीं है, अपितु वह जीवन की सच्चाइयों को उजागर कर हमें सोचने, विचारने और को विवश करते हैं और शोषण से मुक्ति के लिए संघर्ष की प्रेरणा प्रदान करना। अपने उपन्यासों के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए प्रेमचंद जी लिखते हैं, हम साहित्य को मनोरंजन की विलासिता की वस्तु नहीं समझते। हमारी कसौटी पर वही साहित्य खरा उतरेगा जिसमें चित्रण की स्वाधीनता का भाव हो, सौंदर्य का सार हो, सृजन की आत्मा हो, जीवन की सच्चाई का प्रकाश हो, जो हम में गति, संघर्ष और बेचैनी पैदा करे, सुलाए नहीं। गोदान की समस्याओं और उद्देश्यों की विवेचना निम्न शीर्षकों में किया जा सकता है। कृषक जीवन की विसंगतियों का चित्रण। गोदान की रचना कृषक जीवन से जुड़ी हुई समस्याओं का चित्रण करने के लिए की गई है। होरी उपन्यास का नायक है, कृषक वर्ग का एक प्रतिनिधि पात्र है। उसके जीवन की ट्रेजेडी पर कर किसान के जीवन को प्रस्तुत करती है। जब भारत में जमींदारी प्रथा थी तो किसान उनके जमींदारों के शिकंजे में कसा हुआ था। जमींदार, कारकुन, गुमस्ता, पटवारी, सूदखोर, समाज में धर्म के तथा कथित ठेकेदार, महाजन आदि तो उनका शोषण करते ही थे। इसके अतिरिक्त पुलिस, व्यापारी, चौकीदारी, जमींदार के कारकुन, धर्म के ठेकेदार भी किसान का शोषण करते थे। शोषण की यह प्रक्रिया आज भी कमोवेश चल रही है। अब शोषण खिसक कर राजसत्ता के हाथों में चला गया है। यह कैसी विडंबना है, कैसा विरोधाभास है कि जो किसान सारे संसार के लिए अन्न उपजाता है वही खुद भूखा है। यह भी विडंबना ही है कि अपने शोषकों के बारे में होरी जैसा किसान अच्छी तरह जानता है, फिर भी रूढ़ियों और संस्कारों से दबा हुआ होने के कारण वह उसके विरुद्ध क्रोधान्वित नहीं हो पाता। इस शोषण के लिए वह अपने भाग्य को दोषी मानता है, किंतु गोबर, होरी का पुत्र जो है, उसके बात से सहमत नहीं है। वह प्रगतिशील चेतना का प्रतीक है और इस बात को जानता है कि भगवान तो सबको बराबर बनाते हैं। यहाँ जिसके हाथ में लाठी है वह गरीबों को कुचलकर बड़ा आदमी बन जाता है। किसानों के इस शोषण का कारण उसके संस्कार, उनकी रूढ़िवादिता और उसमें संगठन की अभाव है। वे एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं और इसलिए बैल की तरह जमींदारों के हल में जूते रहते हैं। जमींदार को किसान से लगान वसूल करने का जायज़ हक है, किंतु वे नाजायज रूप से नजराना लेते हैं, जुर्माना वसूल करते हैं, इजाफा लगान लेते हैं और किसानों से बेगार कराते हैं। राय साहब अमरपाल सिंह वैसे तो किसानों के शुभेच्छुक बनते हैं, किंतु स्वार्थ नहीं छोड़ सकते। उनकी कथनी और करनी में अंतर है। राय साहब के साथ मेहता जी की संपूर्ण बहस यह ध्वनित करती है कि बुद्धिजीवी लोग ही राय साहब जैसे रंगे सियारों की वास्तविकता से अच्छी तरह
परिचित। शहर के मेहता और गांव के गोबर जैसे लोग ही इस शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाकर समाज का इस अभिशाप से मुक्ति दिला सकते हैं। शोषण के विविध रूपों का चित्रण। किसान का शोषण जमींदार तो करता ही है, इस शोषण चक्र में और भी कई वर्ग के लोग शामिल हैं। गांव के महाजन और साहूकार भी किसान की मजदूरी का लाभ उठा करके ऊंची दर पर ब्याज वसूल करते हैं। साहूकार के शुद्ध तो की दर 1 आना रुपया से लेकर 2 आना रुपया तक है, जो 75% वार्षिक से 150% वार्षिक तक जा पहुंचती है। किंतु किसान मजदूर हैं कि जो कर्ज लेने को विवश हैं, कभी स्वाद के लिए, कभी बीज के लिए, कभी बेल खरीदने के लिए, तो कभी चुकाने के लिए, तो कभी सामाजिक दंड की भरपाई के लिए। होरी कहता है, कितना चाहता हूँ कि किसी से एक पैसा कर्ज ना लूँ, लेकिन हर तरह का कष्ट उठाने पर भी गला नहीं छूटता। जमींदार के कर्मचारी, कारकुन, कारिंदा तथा सरकार के पटवारी आदि भी किसान का शोषण करते हैं। पुलिस के गंडा सिंह जैसे थानेदार की मिली भगत से गांव के मुखिया भी किसान से मिली रिश्वत के पैसों में अपना हाथ बटाते हैं। समाज और धर्म भी किसान का शोषण करने में पीछे नहीं है। झुनिया को घर में आश्रय देने पर गांव के भाग्य विधाताओं ने 100 रुपये दंड और 30 मन अनाज जुर्माने के रूप में वसूल किया। दाता दीन जैसे धर्म के ठेकेदार भी किसान और का शोषण करते हैं। मृत्यु के अवसर पर होरी से गोदान की अपेक्षा करने वाले ये तथाकथित धर्म के ठेकेदार समाज के मुंह पर तमाचा मारते हुए से प्रतीत होते हैं। जो व्यक्ति जीवन पर्यंत एक गाय का जुगाड़ अपने लिए नहीं कर सका, उससे मरते समय गोदान के लिए कहना कहाँ का न्याय है। पर दाता दीन को इससे क्या। पूंजीवाद व्यवस्था को समाप्त करने का संकल्प। गोदान में प्रेमचंद जी ने पूंजीवादी व्यवस्था को समाप्त करने का संकल्प व्यक्त किया है। खन्ना पूंजीपति के प्रतिनिधि पात्र हैं। शोषण की प्रक्रिया नगर और गांव में समानांतर रूप से चलती है। गांव में जमींदार किसान का शोषण करता है, तो नगर ये मिल मालिक और पूंजीपति मजदूर का शोषण करके अपनी सोने की लंका खड़ी करते हैं। प्रेमचंद को स्पष्ट दिख रहा था कि यह शोषण अब अधिक दिनों तक चलने वाला नहीं। राय साहब को भी इसका आभास हो गया था कि जमींदारी प्रथा अब समाप्त होने वाली है। वे कहते हैं, लक्षण कह रहे हैं कि बहुत जल्द हमारे वर्ग की हस्ती मिट जाने वाली है। प्रेमचंद जी ने यह संदेश दिया है कि पूंजी पर अहंकार करना ठीक नहीं, क्योंकि पूंजी क्षण भंगुर होती है। चौथा चित्रण, सेवा का आदर्श। प्रेमचंद जी ने गोदान में सेवा का आदर्श प्रस्तुत करते हुए जो विचार उपस्थित किए हैं, वे है लोक कल्याण की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी। दौलत से आदमियों को जो सम्मान मिलता है वह उसका सम्मान नहीं है, उसकी दौलत का सम्मान है। सच तो यह है कि दौलत व्यक्ति में अहंकार उत्पन्न करती है और उसके हृदय में सेवा, करुणा जैसे सद्वृत्तियाँ समाप्त हो जाती है। प्रेमचंद ने गोदान के पात्रों के माध्यम से सेवा के महत्व को प्रतिपादित किया है। सेवा और परोपकार में मेहता जी की दृढ़ विश्वास है। मालती भी उन्हीं की प्रेरणा से अपने स्वभाव को बदल लेती है। अब उसमें आश्चर्यजनक परिवर्तन आ गया है। गरीबों को बिना फीस दिए दवा देती है। अब वह सेवा की आदर्श प्रस्तुत करती है। प्रेमचंद सेवा को कर्मयोग कहते हैं। नारी को भी व्यक्तिगत अपने जीवन में सेवा धर्म अपनाने का सुझाव देते हैं। सच्चा आनंद, सच्ची शांति केवल सेवा व्रत में है। वही अधिकार का स्रोत है, वही शक्ति का उद्गम है। चौथा हो गया। पांचवा है सामाजिक क्रांति में नारी का योगदान। प्रेमचंद की मान्यता है कि समाज में परिवर्तन करने के लिए नारी को अपनी भूमिका का निर्वहन सही ढंग से करना होगा। नारी की सहायता के लिए बिना सामाजिक क्रांति असंभव है। मेहता जी ने नारी के संबंध में जो विचार गोदान में व्यक्त किए हैं
वे इसी धारणा को पुष्टि करते हैं। प्रेमचंद जी की गोदान में धनिया के रूप में एक ऐसे नारी पात्र की परिकल्पना की है जो अपनी दृढ़ता, साहस और कर्मठता से समाज को हिला देती है। वह एक साथ सामाजिक रूढ़ियों से, अन्याय से और शोषण से जूझती है और अपने लौह व्यक्तित्व पर आंतरिक मृदुता के कारण गोदान को सर्वाधिक जीवंत नारी पात्र बन जाती है। संगठित समाज की परिकल्पना। छठा है संगठित समाज की परिकल्पना। प्रेमचंद का मत है कि शोषण का विरोध संगठित होकर ही किया जा सकता है। अपने सभी उपन्यासों में उन्होंने यह संदेश दिया है कि संगठित होकर संघर्ष करने से ही व्यक्ति और समाज की स्थिति बदली। दलित शोषित वर्ग अपने बीच में से ही अपना नेता पैदा करे और संगठित होकर अपने उद्धार का मार्ग प्रशस्त करे। प्रत्येक व्यक्ति को और प्रत्येक समाज को अपना संघर्ष स्वयं करना होता है। तुच्छ स्वार्थों के वशीभूत होकर कुछ लोग समाज की एकता को भंग करना चाहते हैं। इस प्रवृत्ति पर अंकुश लगाना होगा। उपन्यासकार ने फुलिया और दाता दीन के संदर्भ में संगठन की शक्ति प्रदर्शित कर दी है। गोदान में प्रेमचंद की दृष्टि व्यापक है। कृषक जीवन